और मैं हूं आपके साथ सुमिता सिरोठिया। तो दर्शकों, जैसा कि हमारा जो कार्यक्रम होता है वो लाइव फोन इन प्रोग्राम होता है, तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है और आज हम बहुत ही ख़ास मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं। तो हमारी फ़ोन लाइन जो है वो खुली हुई हैं। आप हमारे फ़ोन लाइन के जो नंबर्स हैं वो नोट कर लीजिए, हमारी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं आप देख लीजिए। 0755-266-0049 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, वो है 1800-233-0040। तो दर्शकों, ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं और मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी हमारे फ़ोन नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और जैसा कि हम दिन की शुरुआत करते हैं दिन की तिथि के साथ, तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की तिथि के बारे में। तो जैसा कि दर्शकों, आज दिन है 7 नवंबर 2022 सोमवार का, विक्रम संवत 2079, कार्तिक शुक्ल मास के चतुर्थी है आज, चतुर्दशी है आज। तो आपके आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी दर्शकों आज की तिथि और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और जानते हैं आज का इतिहास, क्योंकि जो आज है वो कल इतिहास बनता है। तो चलते देखते हैं इतिहास। आज के इतिहास में सबसे पहले बात करेंगे 1858 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लोहा लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्रपाल का जन्म आज ही के दिन में हुआ था। और 1862 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का निधन हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देने पर रंगून, जिसे हम म्यांमार कहते थे, निर्वासित कर दिया गया था। और 1867 में रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मैरी क्यूरी का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। जैसा कि आज दिन है 7 नवंबर का, तो आज ही के दिन 1888 में भारत के महान भौतिक शास्त्री डॉक्टर सीवी रमन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आज ही के दिन 1996 में नासा ने मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए रोबोटिक अंतरिक्ष यान मार्स ग्लोबल सर्वेयर को अंतरिक्ष में भेजा था। और आखिरी में 1998 में दुनिया के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के सीनेटर जॉन ग्लेन अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर धरती पर आज ही के दिन वापस लौटे थे। तो दर्शकों, ये था आज का इतिहास, क्योंकि आज जो है वो कल इतिहास बनता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो आज वर्तमान है कुछ ऐसा ख़ास बनाए कि वो कल स्वर्णिम इतिहास बन जाए। तो चलिए, ये तो था इतिहास और अब आगे चलते हैं और जानते हैं आज का सुविचार, क्योंकि सुविचारों का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो आज का सुविचार है, हौसला रखो तो जीतने की उम्मीद बढ़ जाती है, वरना छोटी सी बीमारी भी भारी पड़ जाती है। बिल्कुल सही कहा है दर्शकों, क्योंकि अगर आपने हौसला रखा है, आपकी विल पावर हाई है, तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ सकते हैं और उससे फाइट करके आप जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये सुविचार के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हमारा आज का सुविचार है बहुत ख़ास, कि हर बीमारी से आप लड़कर जीत कर आप एक जीत हासिल कर ज़िंदगी में नया परिवर्तन ला सकते हैं, वैसा ही कुछ आज का विषय है। आज हम बातचीत करने वाले हैं दर्शकों, जैसा कि आज का दिन भी बहुत ख़ास है। आज कैंसर अवेयरनेस डे है, यानी कि आज कैंसर जागरूकता दिवस हम मना रहे हैं। और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी NHM द्वारा, मतलब भारतीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये इसकी शुरुआत की गई थी दिल्ली में। और इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य ये था कि लोगों को कैंसर के बारे में तो बहुत कुछ मालूम है, लेकिन उसकी अवेयरनेस किस तरह से बढ़ाई जाए, कैसे लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए, वो बेहद ज़रूरी था। और उसी को देखते हुए 2014 में भारत में ये इनिशिएट लिया गया कि हम अवेयरनेस को लेकर काम करेंगे। तो आज का कार्यक्रम भी विशेषकर हमने इसी पर आयोजित किया है, क्योंकि लोगों में कैंसर को लेकर जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए हम परिचय कराते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से आपका। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रिया भावे चितावर जी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और दर्शकों, हमारे साथ हैं डॉक्टर सौम्या द्विवेदी, जो कि बहुत ही अच्छी रेडियोलॉजिस्ट हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू धन्यवाद।
तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कैंसर है वो बीमारी लड़ने का नाम है, ना कि हारने का नाम है। लेकिन होता क्या है कि हम बेसिकली लड़ना नहीं चाहते हैं और उनसे डर जाते हैं, जो कि हमें डरना नहीं है। तो हम आज अवेयरनेस लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप अवेयर हों, और जो मैडम हमारी एक्सपर्ट आज आपको जो एडवाइस देंगी उनका आप अपने जीवन में परिपालन कीजिए। चलिए बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि कैंसर बेसिकली क्या होता है। लोगों के मन में भ्रम होता है, बहुत मिथ्स होते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कैंसर यानी हमारा शरीर बहुत सी कोशिकाओं से, सेल्स से बना रहता है। इन सेल्स का जो डिवीजन है वो एक ऑर्डरली तरीके से होना चाहिए, पर जब एक सेल, जिसे रोग सेल्स हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होने लग जाती हैं तो शरीर के अलग अलग भागों में ये कैंसर के रूप में सामने आता है। अच्छी बात यह है कि अधिकतर कैंसर्स में शुरुआती लक्षण होते हैं जी। कई बार ये बहुत ही जनरल सिम्टम्स के होते हैं या कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं। कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें लक्षण काफ़ी आखिरी के स्टेजेस में ही आते हैं, परंतु चूंकि अधिकतर कैंसर्स में शुरुआती लक्षण होते हैं और शुरुआत में यदि निदान हो जाए तो उसका इलाज लगभग कई केसेस में पूर्णतः संभव होता है। इसीलिए आज का ये दिन भी बहुत खास है और ये कार्यक्रम भी बहुत ही खास है। जी, तो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जितना अवेयरनेस होगी, लोगों में जागरूकता आएगी, तभी वो सही चीज़ों का आकलन कर पाएंगे और निर्णय कर पाएंगे कि हाँ एक्चुअली है क्या। तो चलिए मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, मैडम हमारे साथ हैं, कि आपके पास किस तरह से पेशेंट्स आते हैं जो डायग्नोस के लिए आते हैं, तो किस तरह से आप उनको भावनात्मक भी सपोर्ट करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट को इमोशनली भी सपोर्ट करें। यूजुअली जो इंडियन सिनेरियो में पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो बेसिकली प्रेजेंट करते हैं कि हमको एक लंप हो रहा है या गठान का रूप होता है उनको। जब वो अपना एग्जामिनेशन करते हैं कभी, या उनको कुछ खिंचाव महसूस होता है स्तन में, तब ये आते हैं हमारे पास मैक्सिमम केसेस में। दूसरे प्रकार जो फीमेल्स में जैसे कि बहुत कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है कि उनके पीरियड्स समाप्त हो चुके हैं, पोस्ट मीनोपॉजल हो चुके हैं ये, उसके बाद उनको ब्लीडिंग होती है और फिर वो सोनोग्राफी कराने आते हैं, तो इससे भी हम सर्वाइकल कैंसर को बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। तो ये दो कॉमन सिम्टम्स हैं इंडियन सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। जी, तो दर्शकों, मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगी कि हमारे आज का जो कार्यक्रम है वो लाइव फ़ोन इन है, और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई प्रश्न है, कोई आप सलाह हमारे एक्सपर्ट से लेना चाहते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा शरीर में परिवर्तन लग रहा है, तो आप स्पेशली महिलाएं जो नहीं कह पाती हैं वो यहाँ पर अपना बात रख सकती हैं और हमारे एक्सपर्ट से प्रश्न कर सकती हैं। हमारी फ़ोन जो लाइन्स है वो खुली हुई हैं और आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो ही रही हैं। तो मैडम, जैसे कि शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर महिलाएं थोड़ी अवेयर रहती हैं, बट ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं वो अक्सर अनभिज्ञ रहती हैं इन चीज़ों से, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सहती हैं या नहीं उसके बारे में डिस्कस करती हैं। तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मेरे हिसाब से यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बहुत ही सेंसिटिव होती हैं अपने आसपास के लोगों को लेकर। जी, घर के लोग, परिवार के लोग, दोस्त, सहेलियां, सबके लिए, परंतु अपने खुद के शरीर के लिए कई बार, जैसा आपने कहा, अनभिज्ञ होती है, ध्यान नहीं देती। हमारा शरीर कई बार हमसे कुछ कहना चाहता है। बिल्कुल। तो हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं जो नॉर्मल से हटके हैं, चाहे वो स्तन में हो, चाहे माहवारी में हो, चाहे कहीं चमड़ी में कोई ऐसी गठान नजर आए, तो ऐसे में सबसे पहला जो व्यक्ति है जिसे आपको दिखाना चाहिए वो आपकी डॉक्टर है। स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास यदि आप जाएंगे तो कई केसेस में ये खतरनाक बीमारी हम बहुत शुरुआती स्टेजेस में ही डायग्नोस कर सकते हैं। तो अपने खुद पर भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप अपने घर बार पे देती हैं, अपने परिवार पे देती हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई महिला का एक दायित्व होता है, उसको परिवार संभालना होता है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि उसे अपना भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो अपना ध्यान रखेगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेगी, तो कहीं ना कहीं वो परिवार के लिए एक स्वस्थ दिनचर्या बना सकती है और जीवन दे सकती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मैडम कि आप जैसे डायग्नोस करते हैं तो किस तरह से आप जो शुरुआती लक्षण हैं वो आपको कैसे महसूस होते हैं, कि ये शुरुआती स्टेजेस कैसे पता चलते हैं? तो अगर हम स्तन कैंसर की बात करें तो सबसे कॉमनली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये स्क्रीनिंग मेथड क्रिएट किया है जो आप सबको इसका लेना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है वो, दैट इज़ मैमोग्राफी। तो सोनो मैमोग्राफी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो स्तन कैंसर को बहुत अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकता है। मैंने
छोटे से छोटा 0.5 सेंटीमीटर का भी कैंसर उससे पकड़ा जी। है। तो ये बहुत ही लाभदायक है, और अगर आप सही समय पे उसको स्क्रीनिंग कराएं, और अगर स्पेशली आपके परिवार में हिस्ट्री है कैंसर की, आपकी मम्मी को, मौसी को, नानी को, ये क्लोज रिलेटिव्स में अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है जी। कि आपको किसी प्रकार का कैंसर जीन्स में चल रहा है, तो आपको 30 इयर्स ऑनवर्ड्स, ये अब न्यू प्रोटोकॉल बोलती है, 30 इयर्स ऑनवर्ड्स आपको सालाना एक सोनोमैमोग्राफी करानी चाहिए। मैडम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो महिलाओं में हम बात करेंगे महिलाओं की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है उनको अवेयरनेस देना, कौन कौन से प्रकार होते हैं कैंसर के, और उसके बाद किस तरह से उसको डायग्नोस करें, और उसको थोड़ा ब्रीफ करें आप हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल, यदि हम टॉप 3 की बात करें जी। तो कुछ साल पहले तक ग्रीवा का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर नंबर 1 कैंसर होता था भारत में, पर अब पूरे देश में सबसे जो नंबर 1 कैंसर है वो स्तन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है जी। और 1/3 जो कैंसर्स हैं उसमें से स्तन कैंसर है। जी। इतना कॉमन है कि 28 में से एक महिला को जीवन काल में स्तन कैंसर होने के चांसेस हैं। जी। और आप ये मानिए कि जैसे हम बात कर रहे हैं, हर 4 मिनट में एक महिला को स्तन कैंसर डायग्नोस हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली यदि लेट स्टेजेस में डायग्नोस होता है तो ट्रीटमेंट लंबा चलता है, कई मोडालिटीज़ उसमें रहती है, शरीर पर भी उसके असर आते हैं। जी। परंतु अर्ली स्टेज में यदि डायग्नोस हो जाता है, जैसा सौम्या ने बताया, बिल्कुल छोटे से छोटी गांठ अगर डायग्नोस हो जाती है, स्तन के बाहर नहीं गई है, तो ये कम्प्लीटली क्यूरेबल होता है। जी। नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो ग्रीवा का यानी सर्वाइकल कैंसर है। उसके बाद जो बाकी महिलाओं के कैंसर होते हैं, यूट्रस का कैंसर है, ओवरीज का कैंसर है, ये सारे उसके बाद आते हैं। जी। जैसा स्क्रीन पर मैम दिखा रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्क्राइब करें हमारे दर्शकों को कि किस तरह से वो मतलब सेल्स कैसे बढ़ते हैं। एक महिला जैसे अगर नॉर्मल किसी तरह से फील करती है तो कैसे सेल्स बढ़ते हैं, और क्या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है? देखिए, जीवन शैली में बदलाव तो अब है ही, उसे हम नकार नहीं सकते और उसे पूरी तरह से हम पीछे भी जाके ठीक नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं, यदि हम स्तन कैंसर की बात करें तो जितना ज़्यादा महिला ब्रेस्ट फीड कराती है, जितने उनके बच्चे होते हैं, उतना उनका रिस्क कम हो जाता है। जी। मैडम एक कॉलर है हमारे साथ, दर्शकों हमारे साथ एक कॉलर हैं, नंद किशोर जी हैं बाराबंकी से। जी नंद किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा तो हमारा है कि कितने प्रकार का कैंसर होता है। इसलिए हमारा टिप ये है कि हम अपनी उपाय करते हैं कि सिगरेट शराब का सेवन न करें, ज्यादा तला भुना युक्त खाना न खाएं, रोजाना व्यायाम करें, अपने जीवन साथी के पते मोटादार रहे, अपनी सुरक्षा के रेगुलर चेकअप कराएं और नियमित जीवन शैली को अपनाएं। इतना तो करते हैं कि बावजूद हम कैंसर के शिकार हो जाते हैं, तो हमें और क्या करना चाहिए? जी। कैंसर से जल्दी बचाव के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं बिना किसी खर्च के, वो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। जी। महिला को माहवारी खत्म होने के बाद, मान लीजिए स्नान करते समय या रात में, थोड़ा सा 5 मिनट निकालना चाहिए जिसमें अपने ब्रेस्ट को वो सिस्टमेटिकली एग्जामिन करे। यदि कोई भी गठान, त्वचा में कोई परिवर्तन, निपल से किसी भी तरह का एबनॉर्मल डिस्चार्ज या कोई ऐसे गठान जिसमें कोई दर्द नहीं पता चल रहा हो, तो ये एक बहुत शुरुआती लक्षण हो सकता है। परंतु साथ में ध्यान रखिए कि हर गठान कैंसर नहीं होती। कई बार ब्रेस्ट में कुछ जनरलाइज्ड गठाने, कुछ कड़कपन महसूस होता है, पर वो आवश्यक नहीं है कि कैंसर हो। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में ही डायग्नोस मत करिए। वहाँ अगर कोई खराबी है तो तुरंत डॉक्टर को जाके आप दिखाइए, उससे जल्दी डायग्नोसिस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो आप घर पर रहकर कर ही सकते हैं, और शुरुआती लक्षण होने पर आप उसको बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। तो मैडम ये बताइए कि किस आयु वर्ग के लोगों को ज़्यादा ये हो सकती है प्रॉब्लम, इसके बारे में बताएं। ब्रेस्ट कैंसर की यदि हम बात करें तो लगभग 35 से लेके 75 साल तक स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है। यदि परिवार में कोई हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, मम्मी को, मौसी को, तो ऐसी स्थिति में जैसा मैडम ने बताया कि 35 साल से ही आपको स्क्रीनिंग शुरू करानी पड़ेगी। सर्वाइकल कैंसर की यानी ग्रीवा के कैंसर की यदि बात करें तो लगभग 25 साल से लेके इसकी स्क्रीनिंग शुरू होनी चाहिए। ज़्यादा कॉमन ये 35 वर्ष के बाद है, और जैसे माहवारी खत्म हो जाती है तब तक जाते जाते इसका इंसिडेंस बहुत कम हो जाता है। बच्चेदानी का जो कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर जिसे हम कहते हैं, अधिकतर केसेस में ये मीनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति के बाद में जो ब्लीडिंग होती है उसके साथ में प्रेजेंट करता है। तो ये वो मुख्य एज ग्रुप है जहाँ पे महिलाओं को अवेयर होना चाहिए। तो आप जब सौम्या, जब क्लिनिक में आप जब एग्जामिन करते हैं
तो जो ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो किस तरह से आप उनका टेस्ट करते हैं, इसके बारे में? तो मैमोग्राफी एक मशीन होती है जो एक्सरे के समान होती है, जी। तो लेकिन उसमें लो डोज रेडिएशन देके ब्रेस्ट को हम लोग टेस्ट करते जी। हैं। तो ये एक प्रकार का एक्सरे डेडिकेटेड है सिर्फ ब्रेस्ट के लिए, दैट इज स्तन के लिए। जब वो करते हैं उसके साथ एक हाई रेजोल्यूशन सोनोग्राफी भी की जाती है, उससे एक्यूरेसी रेट पकड़ने की, चांसेस कैंसर पकड़ने की जी। अराउंड 94% तक रहती है। जी, आप तो स्क्रीन ये- पर थोड़ा वो भी चल रहा है, उसको जी देखकर जी बताएं। जी, तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि पेशेंट को काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। इसके लिए जैसे कि मैम ने बताया, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो अपने आप को टेस्ट करना हर महीने बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या लक्षण हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, वो भी आपको पता होना चाहिए जब आप ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। दैट इज़ हर महीने जब आप अपनी ब्रेस्ट को खुद टेस्ट करते हैं तो आपको क्या देखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे कॉमनली पेशेंट्स पकड़ लेते हैं वो है निपल डिस्चार्ज। जब आप अपनी निपल से देखते हैं कि कुछ अलग रंग का फ्लूइड जैसे कि वाइट, येलो या इवन ग्रीन एंड सबसे डेंजरस रेड फ्लूइड अगर निकल रहा है निपल से, तो वो हो सकता है कि किसी प्रकार की समस्या ब्रेस्ट में चल रही हो। तो अगर ऐसा है, या आपको स्किन के चेंजेस दिख रहे हैं, आपको स्किन के चेंजेस कैसे दिखेंगे, आपको स्किन संतरे जैसी दिख रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ड्राई स्किन, पैची स्किन बन रही है, और अगर बहुत अलग शेप दिख रहा है दो ब्रेस्ट का, दैट इज़ ऑल्सो एक साइन होता है ये। तो ये सब लक्षण होते हैं कि आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये स्क्रीनिंग टेस्ट, मैमोग्राफी, सोनोमैमोग्राफी लेनी चाहिए, जी। उससे आपका कैंसर बहुत अर्ली स्टेजेस में पकड़ जी, लेंगे। जी, जी। और इंडियन, आई वुड लाइक टू ऐड कि इंडियन सिनेरियो में अगर आपको कोई भी प्रकार का लंप फील होता है, आपको बिल्कुल आके वो टेस्ट कराना चाहिए कि आपका ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उसके हिसाब से आपका डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है कि आगे आपको क्या प्रोटोकॉल रखनी है अपने बचाव के लिए। जी, जैसे आपने बताया मैम कि सर्वाइकल कैंसर जो है वो पहले बहुत ज़्यादा था, मतलब अब जो है ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। तो जो सर्वाइकल कैंसर है उसके क्या क्या लक्षण हमारे जो अगर कोई पेशेंट है उनमें देखे जाते हैं महत्वपूर्ण? सर्वाइकल कैंसर के जो लक्षण है वो जानना बहुत आवश्यक इसलिए है कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में कहा जाता है कि ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है जो प्रिवेंट नहीं किया जाता, क्योंकि इसके प्री कैंसरस करीब 10-15 साल मिलते हैं। यदि उस स्टेज में ही डायग्नोस कर लिया तो कैंसर बनता ही नहीं है। तो सर्वाइकल कैंसर का मुख्य लक्षण है माहवारी के बीच बीच में दाग धब्बा या ब्लीडिंग दिखना। खास तौर पे यदि इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग दिख रही है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। साथ ही यदि योनि से किसी भी तरह का बदबू वाला पानी या ब्लड के साथ में डिस्चार्ज हो रहा है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। परंतु इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बिना किसी लक्षण के भी सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो लक्षणों के पर जाने की बजाय हर महिला को हर 3 साल में एक सिंपल सी जांच पैप स्मीयर, जो अब ऑलमोस्ट हर अस्पताल में बहुत आसानी से उपलब्ध है, करानी चाहिए। यदि आप नियमित हर 3 साल में पैप स्मीयर कराते हैं तो लगभग 90% केसेस में कैंसर को होने ही नहीं दिया जाएगा, उसको कैंसर होने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही सही जानकारी दी। हमारे एक और कॉलर हैं फ़ोन पर। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी जी जी, Good अपना afternoon, प्रश्न करें। everyone. जी हाँ मैडम, आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ जी प्रदीप जी, आपका प्रश्न करें। जी, मेरा प्रश्न, 2 प्रश्न है मेरे। जी एक प्रश्न ये है कि कैंसर जो होता है ये अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स या माइटोटिक सेल डिवीजन से जो अनकंट्रोल ग्रोथ होती है वो जी। कैंसर बनाती है। तो जिन लोगों में कैंसर होता है जी। उनकी कोशिकाएं अनियमित कोशिका विभाजन क्यों करने लगती है? एक तो इसका बेसिक रीजन पूछना है। और दूसरा प्रश्न मेरा रेडियोलॉजी से रिलेटेड है। मैडम से ये प्रश्न, डॉक्टर सोम्या से ये प्रश्न है कि शरीर के कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनकी रेडियोलॉजी क्लियर कट नहीं आती है? ऐसा कहते हैं कि जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं उनकी रेडियोलॉजी क्लियर आती है, और जो थोड़े से फ्यूज टाइप के पार्ट्स होते हैं बॉडी में उनकी रेडियोलॉजी क्लियर नहीं होती। तो कौन कौन से पार्ट है, थोड़ा सा जी, प्लीज बताइए। पहले मैं चाहूँगी मैडम प्रिया मैम से ये क्वेश्चन का आंसर दें, देन आप। जी बहुत अच्छा आपने सवाल करा है, और इसी सवाल के ऊपर जितनी कैंसर पे रिसर्च हो रही है वो पूरे विश्व में आधारित है। हम जानते हैं कि जो सेल डिवीजन का साइकिल होता है उसे रेगुलेट करने वाले कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें साइक्लिन्स कहा जाता है। जी ये साइक्लिन्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी सेल डिवीजन में जाएगी और कौन सी सेल डिवाइड नहीं करेगी। अब ये जो साइक्लिन्स है इनमें डिस्टर्बेंस 3 कारणों से आ सकता है। पहला होता है एपिजेनेटिक्स, यानी हमारे जो जीन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं बाहरी फैक्टर्स, जैसे कि स्मोकिंग हुआ, लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट हुआ।
दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण इन्फेक्शन भी होता है। जैसे सर्वाइकल कैंसर के केस में जो कैंसर का कारण है 80% केसेस में वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है। तीसरा कारण जेनेटिक होता है, किसी किसी को पहले से ही कुछ जीन्स में म्यूटेशन होता है जिसके कारण ये साइक्लिन्स जो है वो डिसरेगुलेट हो जाते हैं और सेल्स जो है वो कैंसर का रूप जो है वो धारण कर लेती हैं। बिल्कुल। तो मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आप जैसे उन्होंने पूछा कि बहुत ही अच्छा सवाल है, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया है मेडिकल साइंस में कि अब ऐसा कोई भी पार्ट बॉडी का बचा नहीं है जिसको हम पकड़ नहीं सकते कैंसरस। तो आप नॉट ओनली सोनोग्राफी या मैमोग्राफी, ये बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है, आई एग्री, बट अगर आप हाई रेजोल्यूशन मशीन्स देखें जैसे कि MRI, मैग्नेटिक रेजोल्यूशन इमेजिंग जिसको बोलते हैं, या सिटी स्कैन, उससे हम फुल बॉडी स्कैनिंग भी कर सकते हैं। अगर और भी टेस्ट आ गए हैं जैसे कि मैम वुड ऑल्सो कमेंट ऑन दिस कि बारका जीन टेस्ट जैसे एक बना है जिनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री चल रही है, तो उससे भी हम ऐसे पेशेंट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में जाते हैं और लो रिस्क कैटेगरी में है, जो कैंसर जीन अपनी बॉडी में रखने की चांसेस रखते हैं, और इस प्रकार हम उनकी स्क्रीनिंग और क्लोज फॉलोअप में रख सकते हैं और नियमित रूप से उनको पकड़ सकते हैं कैंसर को। तो अगर आप बेसलाइन स्क्रीनिंग की बात करें तो ये भी अपने में बहुत अच्छी है। मैमोग्राफी, सोनोग्राफी भी सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ सकती है। छोटे से छोटा लीजन 1 सेंटीमीटर से छोटा भी पकड़ा जा सकता है। ओनली व्हेन जब आपका कैंसर उस रूप में हो जब वो गठान फॉर्म ही नहीं किया और एटेपिया जो हम बोलते हैं जिसमें सेल्स अलग प्रकार से बन चुके हैं लेकिन अभी उन्होंने गठान नहीं बनाई है, वो ही एक फॉर्म है जो रेडियोलॉजी पे नहीं आता है और वो बायोप्सी से प्रूव हो सकता है, बट आपको ये कभी नहीं पता चलेगा क्योंकि आपको कोई सिम्टम नहीं होगा, तो आपको वो एटीपिया सेल आप पकड़ नहीं सकते कि कहाँ पे आपकी बॉडी में वो है। मैम आपसे जानना चाहूँगी, जैसे आपने बात की पेप्समेयर की और बायोप्सी जो होती है वो किस तरह से होती है, प्रोसेस क्या होती है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। पेप्समेयर बहुत ही साधारण टेस्ट है, पेनलेस है ये। जैसे हम नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप के लिए जाते हैं जी, तो सिंपली सर्विक्स को देखकर और कुछ सेल्स को वहाँ से लिया जाता है। इसमें पेशेंट को कुछ भी दर्द या तकलीफ महसूस नहीं होती और रिजल्ट जो है वो 2 या 3 दिन में आ जाते हैं जी। अच्छी बात यह है कि जो एटीपिया की बात डॉक्टर सौम्या ने करी है, एटीपिया भी पेप्समेयर में पकड़ लिया जाता है। तो यानी सेल्स कैंसर का रूप लें उसके 5 से 10 साल पहले ही हम पकड़ सकते हैं कि आगे जाके इस तरह की कोई स्थिति बन सकती है। ओके। तो पेप्समेयर बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। मैम बायोप्सी किस तरह से की जाती है, मतलब किस स्टेज में अगर लगता है कि हाँ इनको बायोप्सी की ज़रूरत है, कब रिकमेंड करते हैं? जब हम सर्विक्स को देखते हैं जी, और यदि वहाँ पे हमें कोई लीजन, कोई अल्सर या कोई ग्रोथ दिख रही है जी, तब पेप्समेयर का बहुत रोल नहीं है। उस केस में उस टिश्यू को हमें निकाल के बायोप्सी भेजना पड़ता है। जी। नॉर्मल जो सर्विक्स दिख रहा है जिसमें कोई भी ऐसे लक्षण नहीं दिख रहा है कि कुछ खराबी है, उसमें पेप्समेयर किया जाता है। जी बिल्कुल, मतलब निरीक्षण जो है आपकी बॉडी का जो परीक्षण करना है आपको स्वयं से पहले तो स्टार्ट करना है, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। हमारे अंदर अवेयरनेस होगी तो हम बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। मैम आई थिंक मुझे ऐसा ही लगता है कि जो हमारे अंदर जो जागरूकता आएगी वो स्वयं से आना बहुत ज़रूरी है। तो मैडम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने वैक्सीनेशन का भी बताया है कि क्या कुछ इसके वैक्सीनेशन शुरू हुए हैं या फिर सर्वाइकल के लिए? हम आमतौर पे सोचते हैं कि जो इन्फेक्शंस होते हैं उनके लिए टीके या वैक्सीन्स होती हैं जी, परंतु जैसा मैंने बताया कि एक कारण कैंसर का इन्फेक्शंस भी है जी, और जिसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का एक वायरस है। इसके कई सारे सब टाइप्स होते हैं, टाइप 16, टाइप 18, टाइप 6, टाइप 11। जी, इन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से 80 to 90% सर्वाइकल कैंसर होता है। जी। तो यदि हम छोटे बच्चों को, लड़कियों को 12 से 16 साल की उम्र में ही ये टीका लगा दें जी, तो आगे उन्हें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाएगी टीके जी, से। जी, और इसलिए आगे जाके जो कैंसर है वो होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। जी। इनफैक्ट कुछ कंट्रीज जैसे यूके में अब ये यूनिवर्सल है, उनके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ही सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन को इंक्लूड कर लिया गया है। बिल्कुल। तो जैसे कि आज आपने बच्चियों के बारे में बात की, अब जैसे कि बच्चियां थोड़ी सी भी यंग एज में आती हैं, उनके साथ चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं, उनको जो प्रॉब्लम शुरू होती है उसमें अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपके पास ये अवेयरनेस है, मोस्टली आजकल बच्चे सभी पढ़ते हैं और सभी तैयार रहते हैं इन चीज़ों के लिए, लेकिन आप उन्हें क्या समझाइश देना चाहेंगी जो लोग गाँव में रहते हैं, जिनकी बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं, उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगी आप?
देखिए, अच्छी बात यह है कि जो टीनेजर्स हैं या यंग महिलाएं हैं उनमें कैंसर कम होता है जी। परंतु कैंसर की शुरुआत और कैंसर का प्रिवेंशन इसी एज में हो सकता है। तो जी। यदि 12 से 16 वर्ष में HPV का टीका लग गया है तो आगे जाके कैंसर होने की संभावना, ग्रीवा का कैंसर बहुत ही कम हो जाता है। जी। और साथ ही साथ यही वो एज है जब हम महिलाओं को अपने शरीर के बारे में अवेयरनेस सिखा सकते हैं। जी। माहवारी नियमित होना, शरीर में जो बदलाव है उनके लिए अवेयरनेस होना, ये सिखाने का सही समय 30-40 वर्ष नहीं है जब माहवारी शुरू होती है। उस एज से ही हमें अपने शरीर के साथ जो संवाद है, जो उसमें चेंजेस हैं, उसके बारे में अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और एक समय रहते अगर आप इस चीज़ को लेकर अगर जागरूक रहते हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको लेकर अगर जागरूक रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्वच्छता भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। अगर आप अपने बच्चों को स्वच्छता के लिए हैबिट को एक प्रेरित करते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं वे इस बीमारी से बच सकते हैं। तो मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो आप सर्वाइकल का जो टेस्ट करते हैं वो किस तरह से करते हैं और किस तरह से स्टेज डायग्नोस होती हैं? तो सर्वाइकल कैंसर जब हमारे पास एक रेडियोलॉजिस्ट के पास पेशेंट आता है तो उसकी एक सोनोग्राफी की जाती है जिसको ट्रांसवेजाइनली करना होता है, मतलब वो अंदरूनी जांच होती है। उससे हाई रेजोल्यूशन में हम सर्विक्स के एरिया को पूरा देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम सराउंडिंग एरिया जो बच्चेदानी है, एंडोमेट्रियम है, अंडकोश है, इन सबको भी देखा जाता है कि कितने एक्सटेंट में वो गठान हमको दिख रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर गठान कैंसर हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का। तो अगर आपको वो गठान दिख रही है, एक उसका टिपिकल पैटर्न होता है कि वो अगर दीवार को पार करके बाहर जा रही है, आपकी जो आउटर लेयर होती है सिरोजा की, तो वो और उसमें ब्लड फ्लो हाई इंटेंसिटी में आ रहा है, हाई वेलोसिटी में आ रहा है, तो वो कैंसरस हो सकती है। फिर उसकी सही रूप से जांच होनी चाहिए, जैसे कि बायोप्सीज एंड या सर्जरी होके उसकी बायोप्सी करके हम कैटेगराइज कर सकते हैं किस स्टेज का कैंसर है। सोनोग्राफी आपको बता सकती है कि कितनी बड़ी गठान है और वाकई में गठान है कि कुछ और ही आपके शरीर में चल रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोचने का। जी। जैसे कि मैम निरीक्षण हो जाता है, जैसे कि जो आपको जांच मिलती है, रिपोर्ट्स होती है, उसके बाद की क्या प्रोसेस रहती है, किस तरह से आप एक्शन लेते हैं कि पेशेंट को कैसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट देना है? देखिए, अब जैसा हम सब जानते हैं कि डायग्नोसिस में हमें हिस्ट्री यानी पेशेंट के लक्षण क्या थे, साथ में उनके परिवार में ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं थी, उनके खुद की क्या पास्ट हिस्ट्री रही है, उनका परीक्षण, उसके बाद रेडियोलॉजी, और फिर जो फाइनल स्टेप होता है निदान में वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी ही गोल्ड स्टैंडर्ड है जिसके आधार पे हम कहेंगे कि इनको ये कैंसर है, इस तरह का इसका सेल टाइप है। और जो सोनोग्राफी, MRI, CT इनकी रिपोर्ट्स होती है, ये हमें बताती है स्टेज क्या है, यानी बायोप्सी से डिसाइड होता है कैंसर है कि नहीं और कौन से तरह का है और ये कितना फैला है शरीर में, ये हम जांचों से डिसाइड करते हैं और इसके बाद जो है वो ट्रीटमेंट प्लानिंग शुरू होती है। जी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है आपको इस बारे में सोचना कि अगर आप जितना जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं चीज़ों को, अगर आत्म परीक्षण खुद से कीजिए पहले, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाकर आप उनसे ज़रूर सलाह लीजिए। उसमें बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे हम अगर जितने जल्दी समय रहते लड़ लेंगे, उससे हम उससे जल्दी जीत सकते हैं उस बीमारी से। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आज हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर सौम्या द्विवेदी आई और उन्होंने अपने बहुत अमूल्य समय हमारे दर्शकों को दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ लेंगे हम आपसे विदा नहीं लेंगे, हम यहाँ से लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़रूर मिलते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रे
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है नमस्कार एमपी में, और मैं हूं आपके साथ सुमिता सिरोठिया। जैसे कि दर्शकों, आज हम बातचीत कर रहे हैं कैंसर अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि आज है कैंसर अवेयरनेस डे, यानी कैंसर जागरूकता दिवस। और इसी विषय पर ज़्यादा बातचीत कर रही हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावा, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं श्रीमती ज्योति परमानी जी, जो कि एक सोशल वर्कर हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। थैंक यू। तो मैडम, मैं सबसे पहले इनसे एक प्रश्न कर लेती हूँ, और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सोशल वर्क जो है आपने शुरू करने का क्यों ठाना? हमारे घर में भी कहीं पे कैंसर आया है, तो हमने भी बहुत सरवाइव किया है कैंसर से घर पे। चाहे अगर जिसको कैंसर है वो तो सरवाइव करता ही है, पर फैमिली भी उसके साथ सरवाइव करती है बहुत ज़्यादा इमोशनली। जी जी जी। तो इसकी वजह से मुझे लगा कि इतना मतलब भारत में क्या पूरे विश्व में फैल रहा है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा कॉज करिए। और मैंने अपने घर से ही शुरू किया कि मैं किसी की अपनी तरफ से मदद करना चाहती हूँ। जी, बहुत ही बड़ा इनिशिएट आपने लिया। तो मैडम ये बताइए कि कौन सी वो स्टेजेस होती हैं जिसमें कि एक पेशेंट को आप ये सांत्वना दे सकते हैं कि अभी उम्मीद बाकी है, और उसके लिए किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अब जहाँ पर कैंसर का ट्रीटमेंट है, पूरे विश्व में इतने रिसर्च हो चुका है, इतने सारे नए ड्रग्स जैसे बायोलॉजिकल्स आ चुके हैं कि अब किसी भी स्टेज में पेशेंट को होपलेस नहीं होना चाहिए जी। क्योंकि इवन एडवांस स्टेजेस कैंसर में हमारे पास बहुत से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें कि पेशेंट का कई बार कंप्लीट रेमिशन हो जाता है और कई बार काफ़ी लंबा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल रहता है। जी। तो अब कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद कोई भी ऐसी स्टेज नहीं है कि जिसमें पेशेंट को होपलेस होना चाहिए और सोचना चाहिए कि अब कुछ नहीं कर सकते। जी। तो आप तो मतलब एज अ डॉक्टर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, तो किस तरह से लोगों को मोटिवेट भी करती होंगी, तो क्या समझाइश देती हैं? मतलब एक सोशल कॉज भी है, ये बहुत बड़ा एक सोशल कॉज है, एक ह्यूमन बीइंग के नाते आप क्या समझाइश देती हैं अपने जो पेशेंट्स? देखिए, मेरा जो इसमें, चूँकि हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास अधिकतर पेशेंट स्क्रीनिंग के लिए आते हैं या फिर शुरुआती स्टेजेस में निदान होकर फिर वो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं। जी। जो मेरा पैशन है वो अर्ली डिटेक्शन है, और दूसरा मैं ऐसा सोचती हूँ कि इसमें अर्ली डिटेक्शन में जब महिलाओं की बात आती है तो इसमें परिवार का दायित्व है। जी। अधिकतर जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनकी बेटियां उन्हें लेके आती हैं कि आप अपना एनुअल चेकअप कराइए, आप अपना पैप स्मीयर कराइए। अधिकतर महिलाएं खुद की तरफ ध्यान नहीं देती, तो बच्चे, पति, पूरा जो परिवार है वो कहीं ना कहीं उन्हें भी जिम्मेदारी लेनी होगी कि जो महिला हमारा इतना ध्यान रखती है उसकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कम से कम हम खुद ले लें। बिल्कुल। तो मेरा यही पैशन है कि परिवार महिला को की स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखे, तभी परिवार का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का कार्यक्रम लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है, और अगर आपके कैंसर से संबंधित कोई प्रश्न है जिसमें आप कुछ क्वेरीज लेकर हमारे एक्सपर्ट से उनसे लेना चाहें, तो आप ज़रूर प्रश्न कर सकते हैं। हमारे फ़ोन लाइन्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। तो जैसा कि ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको, जैसे आपके परिवार में कैसा माहौल था जब आपके यहाँ कोई एक कैंसर पेशेंट थे? कौन परिचय देना चाहेंगे आप? मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ था। जी जी। अब नहीं है इस दुनिया में। जी जी। ठीक है, पर उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि वो वैसे भी अवेयर थे, हमेशा अपना चेकअप करवाते रहना, और होना ही चाहिए हर घर में कि जैसे आप कुछ चीज़ आप घर में लाते हैं, कोई फर्नीचर लाते हैं, उस पर आप इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने शरीर पे करिए, आप उसमें अवेयरनेस लाइए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप घर को सजाने से पहले अपना घर सजाए। मेरा मानना है कि अगर आपको जो बीमारी आने वाली है वो जल्दी तुरंत आपको पता चल जाएगी। तो मेरे मिस्टर हमेशा मतलब इसमें अवेयर रहते थे, मेरे लिए भी। तो जैसे ही हमें पता चला, तो किसी के लिए ये अच्छी न्यूज़ नहीं होती है, तो पहले तो हम बहुत घबरा गए, पर वो बहुत विल पावर, सबसे बड़ी चीज़ होती है विल पावर, आपकी आत्मशक्ति, वो उनमें बहुत था। मैं तो एज अ वाइफ तो डरूंगी, मेरा बच्चा भी डरेगा, पर वो नहीं डरे, बोला इससे फाइट करनी है, और फाइट करके ही आप निकल सकते हैं। पर इनका हर टाइप के कैंसर्स होते हैं, कुछ सरवाइव करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। पर मैंने जो महिलाओं में देखा है, मेरे जो आस पड़ोस में है, कई लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, वो सरवाइव करके आगे निकल गई हैं और आज अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। तो मैं इसीलिए मेरे को लगा कि मैं किसी के लिए ज़्यादा तो नहीं, पर अपने घर से कुछ कर सकती हूँ। जी।
तो आपने कैसे शुरुआत की, मतलब आप क्या क्या सोशल वर्क करते हैं? मेरे घर के पास ही जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल है, मैं वहीं रहती हूँ जी। और मेरा जो मन करता है मैं अपने घर से ले जाती हूँ। वहाँ पे बाहर से कई लोग आते हैं, उनके आप दुख देखेंगे तो आप मतलब मैं कह नहीं सकती, शब्दों में उनको नहीं बयान कर सकती, पर आप महसूस कर सकते हैं। अगर आप उनकी थोड़ी सी भी बात सुन लेंगे, उनको बोलेंगे नहीं आप ठीक हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है, कुछ खाने को दे दीजिए। ये हम नहीं करते, ये हमारे अंदर जो हमें ह्यूमैनिटी मतलब जो हमें भगवान ने बनाया है उसका अगर हमने नहीं किया किसी के लिए। इतने ऐसे ऐसे लोग मैंने वहाँ देखे हैं, उनकी स्टोरीज सुनी है ना, तो बस मन करता है कि उनके लिए कुछ करूँ, बस यही है मेरा। बिल्कुल, बहुत अच्छी, आपने एक बहुत अच्छी बात यहाँ बोली कि आप सबको करना चाहिए, सबको, पूरे हमारा फर्ज है कि हम अपने लिए सोचते हैं, नहीं थोड़ा बाहर निकल के भी सोचिए जी। ये हमारा कर्तव्य है। परमात्मा ने आपको दिया है तो किसी का दुख बांटिए, खाली बोल के बांटिए, दे के बांटिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जी। जो आपके घर में पड़ा है, जो आप कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, उनको दे के आइए, क्योंकि बाहर से आते हैं वो लोग जी। अपना घर छोड़ के आते हैं, रास्तों पे पड़े हैं जी। आप जाके देखिए कैंसर अस्पताल में। बिल्कुल, और बहुत ही स्थिति बहुत ही गंभीर होती है और इस समय ज़रूरत होती है मैम, मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक पेशेंट में अगर ये सोच डेवलप की जाए कि वो इस जंग से जीत जाता है तो कहीं ना कहीं वो 50% काम कर देती है और आधा इलाज जो कि प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है वो कर देता है। लेकिन विल पावर अगर आपकी हाई है तो आप बहुत ही बेहतर काम कर सकते हैं और आप एज अ सोशल वर्कर, जैसे ज्योति जी ने बताया कि वो इस तरह से काम करती हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अब कि जो ओरल कैंसर है और जो फेफड़ों का, लंग का कैंसर है, वो किस तरह से बढ़ता है और उसकी डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताएं। हमारे देश में पुरुषों में सबसे ज़्यादा जो कैंसर वो ओरल और लंग कैंसर ही होता है, महिलाओं में भी होता है जी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इन सब का सेवन जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ता चला जा रहा है। और ओरल कैंसर के यदि आप देखें 80% मामले जो है वो कहीं ना कहीं तंबाकू के सेवन किसी भी फॉर्म में वो उससे संबंधित रहते हैं। तो यदि तंबाकू और इसके उत्पादों पर ही किसी तरह से लगाम हम कर सकते हैं तो आगे जाके ये कैंसर होने की संभावना ही बहुत कम हो जाती है। कुछ ओरल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से भी होते हैं जी। तो जो सर्वाइकल कैंसर का टीका है वो सिर्फ बच्चेदानी के मुंह का कैंसर से नहीं बल्कि ओरल कैंसर से भी हमको कुछ हद तक बचाव दे सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अवेयरनेस तो ज़रूरी है ही, जैसा कि हम हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपको खुद से भी इस बारे में सोचना होगा क्योंकि आपकी जिम्मेदारी समाज के लिए भी है। जो लोग दुकानदार हैं या जो जर्दा, तम्बाकू, ये सब पैकेट पाउचेस बेचते हैं, वे अपनी दिनचर्या या जीवनचर्या चलाने के लिए ज़रूर बेचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोचिए कि आप कहीं ना कहीं दूसरों को जहर दे रहे हैं और एक ये बहुत ही बड़ा मतलब एक बुरा काम मैं बोलूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसलिए सोचना चाहिए कि हमारे घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इसका शिकार हो सकता है, तब हमें कितनी तकलीफ़ होगी। तो हमें इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो तंबाकू है या और पाउचेस जो आज मार्केट में मिल रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उन्हें रोकना है, उसको निषेध करना है, ये आपका ही कर्तव्य है क्योंकि हम सब मिलकर ही इस कैंसर की जो जंग है उससे जीत सकते हैं। तो मैडम, मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि जो पुरुषों में मोस्टली कैंसर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे लंग कैंसर और आपने फेफड़ों का कैंसर और उसके बारे में तो बता दिया, कुछ और कैंसर्स होते हैं जो कि बहुत ही अवेयरनेस की ज़रूरत है उसमें? बिल्कुल, एक बहुत कॉमन कैंसर है वो आंतों का कैंसर है जी। आंतों के कैंसर के बारे में भी अच्छी बात यह है कि इसमें कोलोनोस्कोपी जो एक जांच होती है उसके द्वारा ये पॉलिप्स किसी को बनते हैं, वो बहुत शुरुआती स्टेज में डायग्नोस हो सकता है जी। तो यदि किसी को उनकी जो दिनचर्या है उसमें कोई भी परिवर्तन लगता है या जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या डायरिया हो रहा है या आपको ब्लीडिंग हो रही है लैट्रिन में, तो ऐसी स्थिति में आपको जल्दी से जल्दी आपकी जांच और कोलोनोस्कोपी करा लेना चाहिए क्योंकि जो कोलोन का भी कैंसर होता है वो भी यदि समय पर डायग्नोस हो गया तो वो ट्रीटेबल होता है। जी, बहुत ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण मैडम ने बात बताई कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो जल्द से जल्द आपको इसका निरीक्षण कराना बेहद ज़रूरी है। ज्योति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा आप समाज में जाते हैं तो कितने लोग अवेयर हैं इसको लेकर और कितना सपोर्ट करते हैं? और भी लोगों से आप मिलती होंगी जो और सोशल वर्कर्स हैं, तो कितना सपोर्ट करते हैं आपको? सपोर्ट तो करते हैं पर मतलब खुल के नहीं करते। आज ज़रूरत है क्योंकि कैंसर बहुत बढ़ रहा है,
पहले हाँ, तो पता नहीं। आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, आप शायद ये कहाँ का पिक्चर है आप बताइए। ये जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल हमारे घर के पास में ही है जी। और ये कहीं बाहर से मतलब कई लोग बाहर से आते हैं तो उनको कभी दूध प्रोवाइड करवा दिया या कुछ और, मतलब बिस्किट्स हैं जो उनको डेली नीड्स है। आप मतलब आप ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं इसके जरिए लोगों को तक पहुंचेगा कि आप खुद के लिए करते हैं पर दूसरों को करते हैं, जो आपको आत्म संतुष्टि मिलती है ना, वो बहुत ही, उसका कोई प्राइसलेस है वो। जी जी। और दर्शकों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अभी जो आंकड़े हैं उसमें 1.5 मिलियन के करीब जो कैंसर के जो मरीज हैं, लेकिन ये आंकड़े बताए गए हैं कि 1940 तक मतलब 2040 तक जो है ये आंकड़े बढ़ सकते हैं और डबल हो सकते हैं। तो ये डबल ना हो इसके लिए जागरूकता और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमें कोशिश करनी है और हाँ आपको तो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है क्योंकि हर घर घर में आपको ये मैसेज देने के लिए आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। तो मैडम जैसे कि स्तन कैंसर जो होते हैं उसका जो ऑपरेशन होता है उसके बाद की क्या प्रोसेस रहती है कि महिला पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है, किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं आप? स्तन कैंसर के जो ट्रीटमेंट है उसमें पिछले 5 से 10 सालों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। पहले मैस्टेक्टमी यानी पूरा जो ब्रेस्ट है उसे रिमूव कर दिया जाता था। अब 80% केसेस में लोकल सर्जरी यानी केवल लंप निकाला जाता है। कुछ विशेष आजकल उपकरण है जिससे ये पता चल जाता है कि लिम्फ नोड में ये फैला है कि नहीं, तो उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है कि इसके आगे कितना ऑपरेशन और करना है। अधिकतर केसेस में ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की जाती है। दूसरा, अब ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत सारा चीज़ें जैसे कि इम्यूनोथेरेपी है, बहुत सारे नए कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आ चुके हैं जैसे हर्सेप्टिन है, बायोलॉजिकल्स आ चुके हैं। तो अब इसके बाद में कुछ हार्मोन जो डिपेंडेंट कैंसर्स है उसमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देने से भी इसका रिकरेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो अब जो ब्रेस्ट कैंसर है उसे लगभग डॉक्टर्स इस तरह से कहते हैं कि ये क्रॉनिक डिजीज जैसा बन गया है। मतलब अब स्तन कैंसर डायग्नोज होने पे इसे डेथ सेंटेंस नहीं माना जाता, बल्कि यदि आपका उचित समय पे और जो लेटेस्ट थेरेपीज है यदि आप इसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो अधिकतर केसेस में इसका सर्वाइवल बहुत ही अच्छा है। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो महिलाएं, जैसे आजकल बहुत सी महिलाएं फिगर कॉन्शियस भी होती हैं, डिलीवरी होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग कहीं ना कहीं स्तन कैंसर को रोकने के लिए वो है? देखिए, यदि कोई महिला अपना गर्भावस्था से पहले का फिगर वापस पाना चाहती है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करने से लगभग 1500 कैलोरीज वैसे ही बर्न होती है बिना किसी एक्सरसाइज के। तो आप बहुत जल्दी अपना जो आपने वेट गेन किया था वो आप लूज कर सकती हैं। दूसरी बात, यदि आपने ब्रेस्ट फीड कराया है तो जितना ज़्यादा लंबा समय आपने ब्रेस्ट फीड कराया है उतना आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता जाता है जी, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर है और जब हमें पता है जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं उस समय माहवारी नहीं आती, उस बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल्स कम रहते हैं जी। तो इनफैक्ट जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, जिन्होंने ब्रेस्ट फीड बिल्कुल नहीं कराया है, ऐसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा रिस्क है स्तन के कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का। और ब्रेस्ट फीडिंग न केवल आपके फिगर के लिए परंतु आपकी कैंसर के रिस्क कम करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो मैम, सर्वाइकल जो कैंसर है उसके लिए क्या रोकथाम करें, क्या उपाय करें ताकि वो कम से कम हो? मतलब महिलाओं को क्या करना चाहिए बेसिकली उसके लिए? देखिए, सर्वाइकल कैंसर जैसे मैंने कहा कि इसका 100% उन्मूलन हो सकता है। तो इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहला है हमारी जो छोटी बेटियां हैं 12 से 16 साल के बीच में, और कुछ केसेस में 25 साल तक भी सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है ये आप ज़रूर लें। पूरे देश में अब ये उपलब्ध है, बहुत महंगा नहीं है, इसके 3 डोजेज लगते हैं और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से नहीं परंतु वॉर्ट से, कुछ ओरल कैंसर से भी ये बचाव देता है। और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बाद प्रोटेक्शन लगभग 90% है, जो कि बहुत अच्छा है। दूसरा, यदि आपकी एज 25 से ऊपर हो चुकी है, आप वैक्सीन के एज ग्रुप से बाहर आ चुके हैं, उस स्थिति में भी हर 3 साल में पैप स्मीयर, जो कि मात्र 300 रुपए की सरकारी अस्पताल में निःशुल्क जांच होती है जी। तो ये कैंसर को होने के 5 से 10 साल पहले ही निदान कर सकता है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी कि हम कैंसर को होने से पहले ही उसको डायग्नोस करके होने ही नहीं दें जी। तो सर्वाइकल कैंसर, ग्रीवा का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसे हम 100% उन्मूलन कर सकते हैं अपने देश में, और इसे हमें वैक्सीन और पैप स्मीयर, ये 2 मुख्य पिलर्स हैं जिसके थ्रू हमें करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जांचें जो है जैसे कि पैप स्मीयर के बारे में डॉक्टर ने बताया किस तरह से आप कर सकते हैं, और उन जांचों को करने से आपको आपकी जो स्थिति है क्या है वो एक्चुअली पता चल जाएगी और उसके बाद आप जल्दी से जल्दी आप उपचार कर सकते हैं।
आपने जैसे कि आप अपना सोशल वर्क करते हैं, तो कहाँ कहाँ आपने अभी तक जाकर अपने वर्क किया है और लोगों को जागरूक किया है इस बारे में? मैं घर से ही करती हूँ और ऐसा कोई एनजीओ या कुछ भी नहीं है, मेरा मन जो करता है वो मैं करती हूँ। जी जी जी। मैं क्योंकि हमारे घर हो चुका है तो मैंने सर्वाइव करते हुए लोगों को देखा है हॉस्पिटल्स में, मैं भी रही हूँ। जी। तो जब मन करता है कहीं भी निकल जाती हूँ और पर्टिकुलर दिखाती नहीं हूँ कि मैं कर रही हूँ, मैं कौन हूँ। तो ये है मेरा सोशल वर्क। आपने बुलाया हमें, बहुत अच्छा लगा कि सबको आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए। जी जी। क्योंकि कैंसर अगर होना, पहले तो इंसान डर जाता है और दूसरी बात फिर जो मेडिसिन है, जो भी कुछ है इसमें महंगा है। अगर किसी की आयुष्मान या किसी उससे कनेक्टेड है तो उनका बहुत लेट इलाज शुरू होता है। और अगर आप अपना ओन करते हैं तो उनको ज़रूरत रहती है पैसों की, तो आप पैसों से मदद करिए, किसी चीज़ से मदद करिए। वो आपके अंदर होना चाहिए, ना कि आपको बताना चाहिए कि मैं कर रही हूँ या क्या, मेरा ये कॉज है। जी। एक बहुत अच्छी चीज़ मैडम इन्होंने बताई, तो आयुष्मान योजना है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को, जो लोग अगर इससे अनभिज्ञ हों, तो उनको थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि कैंसर को हम विल पावर से हरा सकते हैं जी। परंतु विल पावर के साथ साथ उचित और समय पर इलाज से हम एक्चुअली हरा सकते हैं। और विल पावर जो है वो कम इसलिए होती है क्योंकि आर्थिक परेशानियां, समाज की तरफ से सपोर्ट नहीं, नौकरी में हमें छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो इस कारण से व्यक्ति की विल पावर कम होती चली जाती है। जी। लड़ना हर कोई चाहता है, स्वस्थ हर कोई होना चाहता है। जी। तो जो आयुष्मान कार्ड है उसके जो धारक हैं उनको 5 लाख तक का जो इलाज है वो निशुल्क होता है। जी। उसमें उन्हें अपनी जेब से कुछ भी खर्च नहीं करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत आप उसका लाभ लेके और कैंसर का इलाज करा सकते हैं। तो हर वो व्यक्ति जो पात्र है उसे अपना कार्ड जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि मुसीबत जो है वो कभी बता के नहीं आती। और हम सारे प्रिकॉशंस लें, फिर भी कुछ प्रतिशत केसेस में मामले डायग्नोज होंगे, क्योंकि हर केस में इसके लक्षण जो है वो नहीं आते हैं। जी। तो इसीलिए या तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, नहीं तो आप आयुष्मान कार्ड अपना बनाएं यदि आप पात्रता आपकी है उसमें, और इसके थ्रू आपका निशुल्क इलाज इवन प्राइवेट अस्पतालों में सरकार द्वारा किया जाता है। जी, बहुत अच्छी बात है। और अगर जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनको सरकार के द्वारा 5 लाख की जो आयुष्मान योजना है, सालाना आपको ये राहत राशि दी जाती है सरकार की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी उचित मार्गदर्शन जो मैडम ने आपको दिया, इस पर आप ज़रूर सोचें। और जैसा कि दर्शकों, मुझे मालूम है कि सोशल वर्क करना बहुत आसान काम नहीं होता, क्योंकि आपको इसके लिए हर समय उपलब्ध होने की बेहद ज़रूरत होती है। तो जब सर्दी हुई, बारिश हुई या गर्मी हुई, उस टाइम को आप न देखते हुए अब घर से बाहर निकलते हैं और लोगों की मदद करते हैं, तो एक मन में क्या भाव लेके आते हैं, आपके मन में क्या सोच होती है? यही भाव रहता है कि जो उसमें है वो मेरे में भी है, मतलब जो मैं सोल हूँ सेम सोल सामने भी है, बस यही भावना अंदर आती है तो निकल पड़ते हैं। मतलब हम सक्षम हैं जी। नहीं सक्षम होते तो लोगों से चैरिटी लेते, पर चैरिटी नहीं लेते। जो मेरे को जो अच्छा लगता है घर में कि मेरे को जो नीड है सामने वाले को भी है, बस यही मेरा है कि सब लोग इसी को देख के आगे बढ़े। जरूरी नहीं है कि आप कोई एनजीओ चलाएं, जरूरी नहीं है कि आप किसी संस्था से जुड़ें, आप खुद एक संस्था है। अगर आप कर सकते हैं, आप में है वो कि मुझे करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है करना। थोड़े से शुरू करिए, थोड़ा आप घर से दे सकते हैं। तो अगर पूरा देश ऐसे जागरूक हो जाएगा तो कोई इंसान को परेशानियां ही नहीं आएंगी कि हाँ कोई तो आगे आ रहा है किसी की मदद करने। और कैंसर ऐसी चीज़ है कि इसमें पैसा लगता ही है। जी, बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने कि आर्थिक रूप से भी बहुत कहीं ना कहीं प्रहार तो होता ही है, लेकिन अगर हम इसे पॉजिटिव वे में लें तो एक जान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं होती है। शायद एक परिवार का कोई व्यक्ति है और उसके लिए सभी लोग योगदान करते हैं, और अगर अपने चीज़ों को मैनेज करके उसका इलाज करवाते हैं तो भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो एक परिवार का बहुत बड़ा सदस्य होता है, महत्वपूर्ण सदस्य होता है। मैडम, मैं एक और चलते चलते आपसे प्रश्न करना चाहूँगी कि जो रोकथाम तो हमने बात ही कर ही ली, एक विशेष मुद्दा ये है कि हमारा जो खान पान है उसके लिए भी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए और लाइफस्टाइल की भी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए। तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि किस तरह का खान पान रखना चाहिए और किस तरह की लाइफस्टाइल मैनेज करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि हम जो खाते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे खान पान में ट्रांस फैट्स, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स, बहुत ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें जब से आने लगी हैं, तब से कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है।
हम ये सोचते हैं कि व्यायाम हमें इसलिए करना है कि वज़न कम रखना है, परंतु यदि आप नियमित व्यायाम करते हैं तो एक्चुअली आपका कैंसर की भी संभावना जो है वो, अधिकतर कैंसर्स की संभावना कम होती है। तो अपनी लाइफस्टाइल, खान पान और साथ ही हम जो खा रहे हैं वो कहाँ से आया है, कितने उसमें केमिकल्स इस्तेमाल हुए हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। जी, जितना हो सके प्लास्टिक का उपयोग हम कम से कम करें। ताज़े फल और सब्जियां खास तौर पे जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हों उनका सेवन ज़्यादा करें और नियमित 30 मिनट से लेके 1 घंटे व्यायाम डेली करें। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने विचार रखे। अब मैं आपसे चलते चलते ये जानना चाहूँगी ज्योति जी कि आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो लोग आपको सुन रहे हैं और जो सोशल वर्कर आपसे जुड़े हैं या जो लोग जुड़ना चाहें या कर सकते हैं खुद से, तो उनको क्या समझाइश देना चाहेंगे? बस एक ही, मैं खुद कुछ नहीं हूँ तो मैं तो संदेश मतलब मैं नहीं दे सकती, पर सबको ही पता है कि इंसान इंसान की मदद करता है जी, और इंसान में ही भगवान, मतलब जो भी हमें इमोशंस हैं वो एक बस इंसान ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। जी। तो बस यही मैसेज है कि मदद करिए, आगे आइए। और बहुत अच्छा है कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो शायद आपकी भी मतलब आपके अंदर जो है खुशी, एक खुशी आती है अंदर से और कुछ भी नहीं है। जी, तो आप आगे आइए, मदद करिए लोगों की, अगर आपके पास है जी, तो ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल। बस वो कहते हैं ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, अगर हम दूसरों के लिए जीते हैं तो वही जीवन होता है। और जो कि एक ज्योति जी ने बात कही वो कहीं ना कहीं इस बिंदु को लेकर चरितार्थ होती है। और हमारे डॉक्टर्स का वर्क मैं बिल्कुल कम नहीं आंक सकती हूँ, क्योंकि वे अपनी परिवार और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेकेंडरी रख के अपने पेशेंट्स को लेकर वे बहुत जागरूक होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं एक अगर पेशेंट की उनकी वजह से जान बच जाती है तो ये वो कहीं ना कहीं बहुत अपने लिए थैंकफुल होते हैं। कहीं ना कहीं मैडम ऐसा होता है। और मैं यहाँ हमारे जो दोनों ही गेस्ट थे उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपना अमूल्य समय हमारे दर्शकों को दिए, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आई ज्योति जी हमारे कार्यक्रम में और आपने दर्शकों को बहुत ही अच्छी सोशल वर्कर के तौर पर आपने बहुत अच्छी संदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो दर्शकों, आज हमने बात की कैंसर अवेयरनेस डे पर। अब बारी आ गई है कि कुछ खास खबरें आप तक भी पहुंच जाएं, तो चलिए जानते हैं अखबार की आज क्या सुर्खियां हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आज की बहुत ही अच्छी और सबसे पहली खबर, जैसा हमारा शो आज वर्तमान में हम बात कर रहे थे कैंसर अवेयरनेस को लेकर, तो नॉन स्टिक कुकवेयर जो होते हैं, जो बर्तन होते हैं, उनकी कोटिंग अगर टूट जाती है या स्क्रैच हो जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ा कैंसर का कारण हो सकती है। और वर्तमान में इसके इस्तेमाल वाला केमिकल होता है बहुत ही जानलेवा। ये कि एक फ्रंट पेज की बहुत प्रतिष्ठित पीपल्स समाचार की खबर आई हुई है। और मतलब आपको जो नॉन स्टिक कुकवेयर्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं और जैसा कि T20 वर्ल्ड कप है उसमें भारत ने जिम्बाब्वे को 71 रन से हरा दिया है, जो हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है और इस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। और एक बहुत ही सुर्खियों वाली खबर थी कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब माँ बाप बनने वाले, तो माता पिता बन चुके हैं, उनके घर बेटी यानी लक्ष्मी आ चुकी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। आगे चलते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ पेपर जो हमारा दैनिक भास्कर न्यूज़ है उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि देश में आबादी के बढ़ते असंतुलन को घटाने का बिल शीतकालीन सत्र में लाने की तैयारी की जा रही है, जो कि कानून की ड्राफ्टिंग तैयार की जा रही है इस कानून को लेकर। और जैसा कि टीम इंडिया का काम तो आप देख ही रहे हैं कि उन्होंने जिम्बाब्वे को लेकर बहुत ही अच्छी तरह से जीत हासिल की है और कहीं ना कहीं टीम इंडिया का जो सूर्य है वो उदय हुआ है। और विशेष खबर ये हमारे देश की है। और एक विशेष खबर ये भी है कि 2 महीने से बिजली का जो बिल है वो 24 करोड़ रुपए हो गया था। भोपाल की एक बहुत बड़ी खबर है ये, जिसमें निगम में जमा कराए थे 2 करोड़ और बिजली कंपनी ने स्ट्रीट लाइट बंद कर दी इस पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा गहन मुद्दा है हमारे उसके लिए। और आज हमारे सीएम और राज्यपाल आज मध्य प्रदेश गौरव सम्मान देंगे, जिसमें सीएम उत्कृष्टता पुरस्कार भी वो देने वाले हैं, जिसमें कि हमारे जो भोपाल कलेक्टर हैं श्री अवनीश लवानिया और देवस्कर जी को उत्कृष्ट पुरस्कार मिल रहा है। महाकाल लोक इंदौर की 56 दुकानों को भी अवार्ड मिलने वाला है आज। ये बहुत विशेष खबर है और हमारे पूरे दूरदर्शन परिवार की तरफ से हमारे भोपाल के कलेक्टर जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं श्री अवनीश लवानिया जी और देवस्कर सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए।
जी, तो मैं आगे आपको और बताना चाहूँगी कि जो आज जो है वो कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि है और ये भी बहुत ख़ास खबर है। और आज जिन्होंने भी कार्तिक स्नान किया है 1 महीने तक, आज वे इसका समापन करने वाले हैं। और हमारे जो भोपाल में एक बहुत अच्छी ख़ास खबर ये भी है दर्शकों कि टीटी नगर स्टेडियम में 3000 यंगस्टर ने किया था पार्टिसिपेट, जो कि एक ट्रेजर हंट शो हुआ था। उसमें पहेलियाँ बुझाने के लिए ड्रैगन्स को दिया था और ये बहुत ही क्रैश हो गया किसी कारणवश, लेकिन ये बहुत अच्छा एक योगदान था हमारे जो लोगों ने, या जो भोपाल के लोगों ने, शहरी क्षेत्र के लोगों ने किया था। और एक और ख़बर बहुत ख़ास है कि यहाँ पर शहर में दहशत फैलाने के लिए नया तरीका अपने बदमाश मारपीट कर अश्लील वीडियो बनाते हैं, जो कि सोशल मीडिया का जो दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहा है। तो अगर आप कोई भी फ़ोटोज़ या कोई वीडियोज़ डालते हैं तो बहुत ही अवेयर होकर इन चीज़ों पर फोकस करें, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी हो गया है। लोग किस तरह से किस चीज़ का मिसयूज़ करें ये हम नहीं कह सकते हैं, तो इस बारे में भी आपको सोचना है। और आगे बढ़ते हैं हम, बहुत ही ख़ास खबरें हैं। और एक और चलते चलते एक आखिरी खबर जो कि बहुत ही कहीं ना कहीं कैंसर से जुड़ी हुई है कि हमारी जो बीके शिवानी जो कि प्रेरक वक्ता हैं और विचारक हैं, तो आज जैसा कि अपने कैंसर अवेयरनेस डे मनाया है हमारे कार्यक्रम में, तो उनकी बात को मैं यहाँ लेना चाहूँगी कि अपने मन का ध्यान रखना शुरू कर दें। मतलब जो आपके मन में अच्छी फीलिंग्स आती हैं उन पर आप काम करना शुरू करिए। और परिस्थिति जब हमारे अनुसार नहीं होती हैं तो हम कहते हैं कि तनाव समय है, और बच्चों को सिखाएं कि नॉर्मल लाइफ क्या है, मन की सेहत का ध्यान कैसे रखें, आप खुद चेक कैसे कर सकते हैं। ये सब आप तनाव को नॉर्मल करने के लिए कर सकते हैं। तो ये दर्शकों आज की बहुत ही ख़ास खबरें थी, और अब यहाँ पर हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।